आज की डेट में स्पेन 1,95,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ यूरोप का चौथा सबसे बड़ा कंट्री है, जो वेस्ट में पोर्चुगल और नॉर्थ में फ्रांस और इंडोरा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसके साथ मेडिटेरियन के ये ब्लेरिक आइलैंड और अटलांटिक में ये ग्नेरी आइलैंड भी स्पेन के कंट्रोल में है। लेकिन यही स्पेन 19वीं सदी के शुरू में 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का ये सारा एरिया कंट्रोल करता था, और जो नॉर्दर्न अमेरिका से लेकर साउदर्न अमेरिका में अर्जेंटीना तक फैला हुआ था। और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन के दूसरी तरफ ईस्ट एशिया में फिलीपाइंस भी स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में था। यहाँ अब सवाल ये उठता है कि छोटे से कंट्री ने आखिर इतनी बड़ी एम्पायर कैसे बनाई, और फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद सालों में ही दुनिया की सबसे पहली और फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर पावर पूरी तरह से कोलैप्स करके सिर्फ एक कंट्री तक रह गई। ये कहानी है एक ऐसी कंट्री की जो इंसानी तारीख में सबसे तेजी से वर्ल्ड सुपर पावर बना, और फिर इतनी तेजी से इसका डाउनफॉल भी हुआ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्पेन दुनिया का सबसे पहला सुपर पावर कंट्री बना, और फिर कैसे मल्टी स्पेनिश एम्पायर कोलैप्स कर गई। चलते हैं 8th सेंचुरी में, जब आज का स्पेन मुसलमानों को कंट्रोल में था। मुस्लिम ने तकरीबन 800 साल तक स्पेन पर हुकूमत की थी। अब गो के 800 सालों में स्पेन में साइंस, फलसफी और आर्किटेक्चर में बहुत सी डेवलपमेंट होती, मगर मुस्लिम एम्पायर को मुसलसल क्रिश्चियंस की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसे रिकनकेडा कहा जाता है। रिकनकेडा असल में वो बेल्ट्स थी जो कि कई सेंचुरी तक स्पेन के आसपास की क्रिश्चियन एम्पायर ने स्पेन से मुसलमानों को निकालने के लिए 15 सेंचुरी के आखिर तक क्रिश्चियंस 90% स्पेन का कंट्रोल वापस ले चुके थे, और मुसलमान का कंट्रोल बस कर्नाडिया तक रह गया था। 15 सेंचुरी में आज का स्पेन 3 क्रिश्चियंस और एक इस्लामिक किंगडम में डिवाइडेड था। फिर 1479 में क्रिश्चियंस कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग करने और मुसलमानों को फाइनली स्पेन से निकालने के लिए किंगडम ऑफ कैस्टाइल की क्वीन इजाबेला और एरागोन के किंग फ्रार्डिनांड II ने आपस में शादी कर ली, और मिलकर 1492 में मुस्लिम आर्मीज को बैटल ऑफ ग्रेनाडा में शिकस्त दी और पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया। स्पेन का फुल कंट्रोल लेने के लिए बाद क्रिश्चियंस किंगडम के पास मौका था कि वो बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करें और नए इंटरनेशनल ट्रेड रूट से फायदा उठाएं। स्पेन के बिल्कुल साथ पोर्चुगीज एम्पायर तकरीबन 70 साल पहले ही अटलांटिक ओशन के एक्सप्लोर करने के लिए अफ्रीका के नीचे से साउथ एशिया और ईस्ट एशिया तक ट्रेड रूट डिस्कवर कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो ऑटोमन एम्पायर की ट्रेड मोनोपोली को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही थी, क्योंकि इस वक्त एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का सारा ट्रेड ये ऑटोमन एम्पायर ही कंट्रोल करती थी। ऐसे में 1480 में इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेनिश एम्पायर को ये आइडिया प्रपोज किया कि दुनिया अगर गोल है तो एशिया जाने के लिए अफ्रीका के नीचे से गुजरने की बजाय अगर यूरोप की वेस्ट साइड पर जाया जाए तब भी एशिया पहुंचा जा सकता है, और वो भी छोटे रूट से। इस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि अटलांटिक ओशन उसके पार क्या है। क्वीन इजाबेला और किंग फर्डिनेंड को कोलंबस का यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो चाहते थे कि स्पेनिश एम्पायर भी जल्द से जल्द पुर्तगालीज एम्पायर की तरह अपने ट्रेड रूट डिस्कवर करे। 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस 3 छोटी सी शिप्स पर स्पेन के शहर प्लोज डे ला फ्रंटियर से निकला, और 2 महीने के सफ़र के बाद इस आइलैंड पर पहुंचा। इसे लगा कि शायद वो ईस्टर्न एशिया के ही किसी आइलैंड पर पहुंचा है, और इसने इस आइलैंड का नाम सैन सेल्वाडोर रखा। और इसके बाद बहामास, नॉर्दर्न क्यूबा और हिस्पानोर से होते हुए 1493 में वापस स्पेन पहुंचा, और क्वीन इजाबेला और किंग फर्डिनेंड को बताया कि वेस्टर्न साइड पर बहुत से अनडिस्कवर आइलैंड है जहाँ पर अभी तक कोई यूरोपियन नहीं पहुंचा। किंग और क्वीन अनडिस्कवर से बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कोलंबस को 1493 में 17 शिप्स के साथ दोबारा इस वेस्टर्न साइड के सफर पर भेजा, और इस दफा कोलंबस ने सारे कैरिबियन आइलैंड को डिस्कवर किया और वहां के लोकल से भी मिला, और 1496 तक स्पेन वापस पहुंच गया। फिर मैं कोलंबस तीसरी बार उधर, इस दफा इसने ट्रेडविंग, न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका की नॉर्दर्न 1498 साइड को डिस्कवर किया। अभी तक तो कोलंबस को यही लग रहा था कि वो एशिया की कोई अनडिस्कवर आइलैंड को डिस्कवर कर रहा है, मगर तीसरे सफर में इसे एहसास हुआ कि इसने तो असल में एक अननोन कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया है। कोलंबस 1502 में चौथी और आखिरी दफा सफर पर निकला। इस दफा इसने सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जैसे कि पनामा, जमैका, हॉन्डुरस और निकारागुआ को डिस्कवर किया, मगर इसी दौरान वो शदीद बीमार हो गया और इसे वापस स्पेन जाना पड़ा। फिर 1506 में इसकी मौत हो गई। गो के कोलंबस यूरोप से एशिया का छोटा रूट डिस्कवर नहीं कर सका था, मगर इस नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी, और कोलंबस को ये डिस्कवरी पूरी दुनिया
दुनिया की ट्रैजेक्टरी बदलने वाली थी। इन्हीं डिस्कवरीज को लेकर स्पेन और पोर्चुगल में हो गई इसकी नई जमीन का कंट्रोल किसके पास होगा। इसका हल निकालने के लिए क्रिएट भी एक प्रॉब्लम दोनों एम्पायर्स के बीच ट्रीटी ऑफ क्वेटर साइन हुई, जिसके मुताबिक यूरोप से बाहर जाने की दुनिया को इन दो लाइंस में डिवाइड कर दिया गया। एक प्रॉब्लम दोनों एम्पायर के बीच ट्रीटी ऑफ क्वेटर साइन हुई, जिसके मुताबिक यूरोप से बाहर की दुनिया को इन दो लाइंस में डिवाइड कर दिया गया। येलो कलर वाला सारा एरिया स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में चला गया और ये बीच का सारा एरिया पोर्चुगीज एम्पायर के कंट्रोल में चला गया। इसीलिए साउथ अमेरिका में होने के बावजूद ब्राजील पोर्चुगीज एम्पायर का हिस्सा बना और आज जहां पर पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, वहां ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका में वो अकेला कंट्री है जहां पोर्चुगीज बोली जाती है। इस ट्रीटी के बाद स्पेनिश एम्पायर ने इस 1515 तक कैस्पियन के बाद बाकी आइलैंड और सेंट्रा पर भी स्पेनिश लोगों को लाकर आबाद किया जाने लगा। क्यूबा इस रीजन में स्पेनिश एम्पायर का हेड क्वार्टर बन गया और दूसरी ही तरफ बाकी अमेरिका की खोज का काम बराबर जारी था। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स उधर युक्टान आइलैंड तक पहुंचे ताकि इन्हें कुछ रिपोर्ट मिले कि उधर वेस्टर्न साइड पर कोई बहुत ही पावरफुल और अमीर सिविलाइजेशन है, और इसी की खोज के लिए 1518 में हर्नन क्वार्टर नाम का एक्सप्लोरर अपने चंद साथियों के साथ और मैक्सिको कोस्ट लाइन पर उतरा। असल में उस वक्त उधर मैक्सिको में एस्टेटिक एम्पायर का राज था, जिनका कैपिटल था थेन्यूक्टेरिटन, एक ऐसा शहर जो एक लीग के ऊपर बना हुआ था। हर्नन ने 2 साल की मुसलसल लड़ाई के बाद 1520 में थेन्यूक्टेरिटन पर कब्जा कर लिया और इसी शहर का नाम बाद में फिर न्यू मैक्सिको सिटी रखा गया और यही शहर आगे चलकर स्पेनिश एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी बना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि स्पेनिश लोग अपने साथ बहुत सी बीमारियाँ भी लेकर आए थे जिनकी लोकल लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी और नतीजतन लाखों लोग इन बीमारियों से मरने लगे। अभी स्पेनिश एम्पायर ने इस दौरान साइड का कंट्रोल ले लिया था कि इन्हें ये न्यूज़ मिली कि नीचे साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका में भी एसटी की तरह एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है। इस वक्त साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर ये आइलैंड्स मार्टिन रेंज के साथ इस सारे एरिया में जहाँ तक पेरू, इक्वाडोर और पोलोलोबिया है, वहाँ इनका सिविलाइजेशन का राज था। अगले 12 सालों में स्पेनिश एम्पायर ने इस सारे एरिया पर भी कब्जा कर लिया और इस दफा इनकी जीत में सबसे बड़ा रोल इन बीमारियों का था, वो जो अपने साथ यूरोप से लाए थे, क्योंकि ज्यादातर लोकल लोग इम्यूनिटी ना होने के बावजूद इन बीमारियों का शिकार होते जाते। तो स्पेनिश 1530 में स्पेनिश एम्पायर इस सारे यूला हाउंडलैंड पर एरिया को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। अभी तक ये नॉर्दर्न अमेरिका जैसे आज जिसे हम USA और कनाडा के नाम से जानते हैं वो डिस्कवर नहीं हुआ था। सिर्फ 1549 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर हर्डिनेंड रेजिगोटो ने फ्लोरिडा, जॉर्जिया और टेक्सास का सफर किया। स्पेनिश एम्पायर ने ऑफिशियली यहाँ पर कोई कॉलोनीज नहीं बनाई। तो एक तरफ उधर अमेरिका में जब ये सब हो रहा था, वहीं पैसिफिक ओशन की दूसरी तरफ स्पेनिश एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन ने ईस्टर्न एशिया में ये आइलैंड डिस्कवर किए जिन्हें आज हम फिलीपाइंस के नाम से जानते हैं। 1970 तक फिलीपाइन एम्पायर ने फिलीपाइंस का भी पूरा कंट्रोल ले लिया था और यहाँ से अब वो एशियन जो पॉलिटिक्स पर नजर रख रही थी। सेकंड सेंचुरी में जैसे जैसे स्पेनिश एम्पायर फैल रही थी वैसे वैसे इन्हें रिसीवर्स और पैसे की जरूरत पड़ रही थी और इसीलिए वो बहुत अग्रेसिवली के साथ अमेरिका में रिसोर्स ढूंढ रहे थे। स्पेनिश एम्पायर को मैक्सिको, बोलिविया और पेरू में बहुत सी गोल्ड और सिल्वर माइंस मिली थी जिससे सोना और चांदी निकालकर स्पेन भेजा जाने लगा। सेकंड सेंचुरी के आखिर तक स्पेन में साउथ अमेरिका से इतना सोना आ रहा था कि वहां से इसे स्टोर करने की जगह खत्म हो रही थी। पूरी दुनिया की 80% गोल्ड और सिल्वर सप्लाई स्पेन जा रही थी। साउथ अमेरिका के रिसीवर्स पूरी दुनिया एग्जाउंड हो रहे थे और साथ ही में यहाँ स्पेनिश लोगों ने आने से एक अजीब सी वाइब सोसाइटी बन रही थी। एक तरफ मिस्ट्रीज पॉपुलेशन थी जो एक्चुअली वो लोग थे जो स्पेन से आए और उन्होंने यहाँ पर लोकल औरतों से शादी की। इनके बच्चे मिस्ट्रीज कहलाते थे। दूसरी क्लास थी कैर्जियोस, ये बेसिकली वो बच्चे थे जो के माँ बाप थे। तो स्पेनिश बुद्ध वो पैदा यहाँ अमेरिका में हुए थे